औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आपका सबक अफसाना नीली झील, सिर्फ अदब अफसाना है। नीली झील ग्रामीण के रूप से मरकब तौसीफ़ी अफसाना नगार का नाम है शफ़ीक़ुर रहमान और माखिज़ हम आखते हैं। वो किताब जिससे ये अफसाना लिया गया है उसका नाम है हम आखते हैं। शफ़ीक़ का मतलब होता है मेहरबान और गमखार हमदर्द और रहमान का मतलब है अल्लाह, यानी अल्लाह का प्यारा। तो आगे चलते हैं जहाँ से उसने लेक्चर छोड़ा था। तो राइटर लिखते हैं कि हम हर इतवार को, इतवार उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, झील के किनारे, झील भी उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, पानी का वो किता टुकड़ा जिसके चारों तरफ खुशकी हो, किनारे गुजारते। हम अपना हर इतवार, हर छुट्टी का दिन झील के किनारे बसर करते थे, गुजार लेते थे। बड़े एहतमाम से मछलियां पकड़ने का प्रोग्राम बनता। एहतमाम, ये एहतमाम चरागा बजा सही, लेकिन सहर तो नहीं सकती दिए जलाने से। बड़े एहतमाम से मछलियां पकड़ने का प्रोग्राम बनता। प्रोग्राम अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है क्लास, इसको उर्दू में कहते हैं दस्तूरुल अमल। प्रोग्राम अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में इसको कहते हैं दस्तूरुल अमल। यानी ये ट्यूशन से बचने के लिए और पढ़ने से जान छुड़ाने के लिए ये अपनी छुट्टी का पूरा दिन जो है झील के किनारे रहते और मछलियां पकड़ने की नाकाम कोशिश करते, क्योंकि इन्होंने वहां से कोई मछली पकड़ी नहीं कभी। सिर्फ वक्त गुजारी का एक बहाना था। मछलियां भूनने का सामान भी साथ होता। हमारा मछलियां पकड़ने का तरीका भी सही था, यानी मछलियां बड़े जबरदस्त तरीके से हम पकड़ा करते थे, तजर्बा था हमारा। लेकिन हमने कभी वहां एक भी मछली नहीं पकड़ी। तरीका भी दुरुस्त और हर इतवार को वहां मछलियां पकड़ने के लिए जाते, लेकिन मछली एक भी वहां पकड़ नहीं सके। इंजीनियर साहब, तामीरात या मशीनों के माहिर को इंजीनियर कहते हैं, इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है। इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब का ख्याल था कि इस झील में मछलियां बिल्कुल नहीं है। यानी इन दोनों का यह ख्याल था कि इस झील में कतई भी मछलियां नहीं है। झील के पानी में कोई खराबी थी। झील के पानी में खराब पानी था, वहां मछलियां जिंदा नहीं रह सकती थी। मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा शामिल थे, मादनियात मिनरल, वो चीजें जो कान से निकले। कान या खान, खान का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और कान का लफ्ज भी आता है। उससे वहां से खोद के जो है चीज निकलती है, तो उसको कहते हैं मादन भी कहते हैं, कान को या खान को मादन। तो मादनियात में वो चीजें जो जमीन से खोद के निकाली जाती हैं, उस तरह की मादनियात के कुछ इज्जा जो है, इज्जा कहते हैं जुज़ की जमा है, यानी ऐसे उस झील के पानी में शामिल थे, जो मछलियों को जिंदा नहीं रहने देते थे, उनके लिए नुकसानदेह थे या वहां को परवरिश नहीं पा सकती थी। जिनमें मछलियां जिंदा नहीं रह सकती थी, लेकिन हमें इस पर बिल्कुल यकीन ना आया। लेकिन हमें इस बात पर यकीन नहीं आया कि यहाँ मछलियां जिंदा नहीं रह सकती। हम फिर भी जाके वहां मछलियां पकड़ते थे। यकीन कैसे आता? मछलियां पकड़ने के लिए तो नहीं जा रहे थे, पढ़ने से बचने के लिए, वह गुजारी के लिए जा रहे थे। ऐसी खुशनुमा, ऐसी खूबसूरत झील में तो मछलियां दूर दूर से आकर रहेंगी। डॉक्टर और इंजीनियर साहब का ख्याल था कि मछलियां यार जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन हमारी ये सोच थी कि इतनी खूबसूरत झील है तो
तो इसमें मछलियां जरूर होंगी और दूर दूर से आकर इस खूबसूरत झील को अपना मस्कन, अपना घर बनाती होंगी। हम उदास होते, उदास नमकीन या परेशान, या हमें धमकाया जाता या हमें डराया जाता कि पढ़ो, तो हम सीधे झील का रुख करते और हमारा वक्त किसी जगह ना गुजरता तो हम कहां चले जाते हैं? झील की तरफ चले जाते हैं। बंसियां पानी में डालकर, बंसियां मछली पकड़ने की डोरी और कांटा, कुंडी जैसे कहते हैं, पानी में डालकर नीचे गिराकर छोड़ देते और उसके साथ जो डोर होती है वो ऊपर ही रहती है, उनके पास ही रहती है, किनारे पर रहती है, उस पर पत्थर रख लेते थे या पत्थर के साथ बांध देते थे और कुंडियां जो है बंसियां वो पानी में नीचे गिरा देते थे, लोहे की बनी हुई उनकी छोटी छोटी। और उन कुंडियों के साथ कोई ना कोई चीज खाने की, आटा वगैरह लगा के नीचे फेंकते हैं। मछलियां जब उसे खाने के लिए आती हैं और मुंह डालती हैं तो वो कांटा जो है उनके मुंह में लग जाता है और एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो जाता है और फंस जाती हैं और लटकती हुई फिर पानी से बाहर आती हैं। डोर खींची जाती है तो लटकती हुई ऊपर आ जाती है। बंसियां पानी में डालकर घास और फूलों में बैठ जाते हैं। वहां पर घास भी था, फूल भी थे, उनमें आराम से बैठ जाते हैं। वक्त जो गुजारना था, बादशाहों, परियों और देवी डाकुओं की कहानियां पढ़ते हैं। ये छोटे बच्चे बादशाहों की कहानियां, परियों, जिनकी जिन्स की औरत, जिनकी मुन्नस है, औरत है, जिनकी उसे परी कहते हैं। कहते हैं कि पर भी होते हैं और ये उड़ भी सकती हैं। और बेरी डाकू कज़ाक, जो समुद्रों के अंदर डाके डालते हैं, लोगों को लूटते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं। बादशाहों की कहानियां पढ़ते और परियों की कहानियां पढ़ते। क्लासिक तब एक सिकंदर आजम के पास एक बेरी डाकू को पकड़ के लाया गया तो सिकंदर से ने इकबाल ने अपनी किताब भाग्य दरा में बेरी डाकू और सिकंदर का मुकालमा लिख के ये बताने की कोशिश की है कि सिकंदर का पूरी दुनिया को फतह करने का जज्बा भी सच्चा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लोगों का माल और लूटना था और इंसानियत को कत्ल करना था। तो एक बात कहते हैं कि जब बेरी डाकू को सिकंदर के पास लाया जाता है तो सिकंदर सवाल करता है डाकू से कि सिला तेरा जंजीर है या शमशीर है मेरी? सिला तेरा जंजीर है या शमशीर है मेरी कि तेरी राह जमी से तंग है दरिया की पिनहाई। डाकू क्या जबरदस्त जवाब देता है सिकंदर को। सिकंदर, हैफ है तू इसे जवामर्दी समझता है। सिकंदर, हैफ है तू इसे जवामर्दी समझता है। गवारा इस तरह करते हैं हम चश्मों की रसवाई। तेरा पेशा है सफा की, मेरा पेशा है सफा की, कि हम कज़ाक हैं दोनों, तू मैदानी में दली आई। सिकंदर कहता है, डाकू सिकंदर से कहता है कि सिकंदर, शर्म की बात है तू इस अपने काम को दुनिया के फतह करने के जो आपका जो है जज्बा है, शौक है, जोश है, इस पे तुझे शर्म आनी चाहिए। तो हम भी इसी तरह, जिस तरह तू इस नजरिए को लेकर चला कि मैं पूरी दुनिया को फतह करता हूं, हम भी इस नजरिए के तहत डाके मारते हैं। तुम्हारा पेशा की डाका जनी, हमारा पेशा की डाका जनी, फर्क सिर्फ ये है कि तुम खुशकी पे डाके मारते हो और हम दरियाओं में डाके मारते हैं। जरा सी देर में हम भूल जाते, यानी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते कि इस खूबसूरत गोशे, इस खूबसूरत कोने यानी झील के अलावा दुनिया के और ऐसे भी हैं। दुनिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अदना का मुअन्नस है।
इसका मुअन्नस है अदना, और अदना यानी कम, कमजोर, और इधर इसका मुतज़ाद होता है आला। अदना कम हैसियत और मुतज़ाद होता है आला। तो क्लास दुनिया के और ऐसे भी हैं, यानी हम कुछ देर के लिए ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया के यानी और ऐसे भी हैं, यानी इस चीज के अलावा वक्त गुजारे के और जगह भी हैं। तो हम तो और ऐसे भी हैं, यानी वक्त यहाँ झील पे नहीं गुजर सकता, और ये हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी और भी है। क्या है? स्कूल है, स्कूल का काम है, मास्टर साहब की डांट है, डांट घुड़की, घर वालों की घुड़कियां हैं, घर वालों की धमकी है, डांट डपट है, झड़कियां हैं। ये चीज सारी स्कूल में हमें भूल जाता, जब झील पे आते स्कूल का काम भी भूल जाता, और स्कूल का काम ना करने की वजह से मास्टर साहब जो गुस्सा करते हैं वो भी भूल जाता, और घर वालों की डांट डपट भी हमें भूल जाती। दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं, हकीकत से दूर चले जाते हैं। अगर वो झील वहां ना होती तो न जाने हमारे दिन क्यों कर बदलते। कहते हैं हमने तो छुप छुपा के पढ़ने से जान छुड़ा के वक्त तो गुजारना था। शुक्र है कि वो झील थी और उसके किनारे हमारा वक्त गुजर जाता। अगर वो झील उधर ना होती तो पता नहीं हमारे दिन कैसे गुजरते। क्योंकि इसलिए कि घर में हर एक हम दोनों का दुश्मन था, क्योंकि घर वालों के साथ हमारी दुश्मन थी, मुखालफत थी, वो हमें पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमारा वक्त झील के किनारे गुजरता था। तो फिर अगर ना होती ये झील तो हमारा वक्त कैसे गुजरता। हर कोई हमारे साथ हमें ढांटने पर तैयार होता था, लान तान करने पर तैयार होता था। उनका रवैया ये था कि अगर कुछ किया है तो क्यों किया है। उनका बर्ताव हमारे साथ, उनका चाल चलन, बर्ताव, सलूक हमारे साथ ये था कि अगर कुछ किया है तो क्यों किया है। ये जो कुछ तुम काम करते हो क्यों करते हो, गलत काम क्यों करते हो, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और जो जायज काम आपने करने होते हैं वो आपने क्यों नहीं किए। उन दिनों सब के दिल में यह ख्याल बैठ गया था कि हम दोनों निहायत नालायक हैं। उस अरसे में, उस वक्त में पूरे घर वालों के दिलों में ये ख्याल घर कर गया था, बैठ गया था कि हम दोनों नालायक हैं, पुतज़हन हैं और बिल्कुल नहीं पढ़ते। अब्बा का तबादला, अब्बा जान की तब्दीली, असले मामूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू रूटीन, आबादी से दूर, क्योंकि मुलाजमों की ट्रांसफर तो होती रहती है मामूल के मुताबिक, आबादी से दूर, किसी वीराने में, किसी गैर आबाद इलाके में जहां आबादी कम हो, यानी देहाती इलाके में हो गई। और फिर मुझे रूफी के हाथ भेज दिया गया, और फिर मुझे रूफी के साथ अब्बा जान जहाँ पर नौकरी उनकी ट्रांसफर हो गई थी, जहाँ चले गए थे, उधर मुझे भी भेज दिया गया। घर से हर खत में ताकीद आती, घर से हर खत में, खत के लफ्ज़ी माने होते हैं क्लास निशान या लकीर, निशान या लकीर। इस्तिलाह में वो तारीख जो कोई कागज पे लिखकर डहाने के जरिए लिफाफे में डालकर अपने किसी प्यारे को, रिश्तेदार या तलकदार को भेजते उसे खत कहते हैं। क्योंकि वो करीब नहीं होता, जो बातें उससे करनी होती हैं उसे खत के जरिए भेज देते हैं, उसे खत कहते हैं। ताकीद नसीहत, घर से जब भी कोई खत आता उसमें ये नसीहत होती कि लड़की की पढ़ाई का खास ख्याल रखा जाए। यानी मेरे वालिद साहब को खत में लिखा जाता घर की तरफ से, वालिदा की तरफ से या बाकी रिश्तेदारों की तरफ से, घर वालों की तरफ से, कि इस बच्चे की जो स्टडी है, पढ़ाई है, उसका बहुत ख्याल रखना। चुनांचे इसलिए खास से भी ज्यादा ख्याल रखा जाता है। एक तो वालिद साहब मेरा ख्याल रखते थे कि पढ़े, दूसरा घर से खत भी आ जाता, लिहाजा मुझ पर वहां पर बड़ी सख्ती थी वालिद साहब की तरफ से। यहाँ ज़रबुल मिस्र का इस्तेमाल किया गया है, गेहूं के साथ धुन बाकायदा पिस्ता,
यानी गुनहगार के साथ बेगुनाह की भी शामत आती है। गुनहगार के साथ बेगुनाह की भी को भी मुसीबत में फंस जाता है। ननेक मियाँ की भी खूब दुआलो होती, यानी मुझ पर सख्ती की जाती तो साथ नने मियाँ को जो है उसको भी अच्छी खासी खातिरदारी होती, उसे भी उससे खास डांट डपट होती। नने मियाँ सोने से पहले बड़े खुशू और खुजू से दुआ मांगते। नने मियाँ जब सोते तो सोने से पहले बड़े खुशू कहते हैं दिल की आईजी, खुजू कहते हैं ज़ाहिरी आईजी से दुआ मांगते। या रब्बुल आलमीन, क्या दुआ करते? या रब्बुल आलमीन, ए तमाम आलमों के रब, हमारे कुंबे वालों को, हमारे कबीला खानदान वालों को नेक हिदायत दे, नेकी का रास्ता दिखा दे, नेकी का हुक्म कर, नेकी का फरमान जारी कर इनके लिए, और इन्हें बता कि छोटे बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। ऐ परवरदिगार, इन हमारे घर वालों को ये बता कि छोटे बच्चों के साथ इतनी ज्यादा सख्ती नहीं की जाती, इतना बुरा सलूक नहीं किया जाता। क्योंकि इसलिए कि क्यों क्लास उर्दू में इसको कहते हैं मुतल्लक से, क्योंकि अब तक ये लोग इससे बेबेरा हैं, क्योंकि ये लोगों को अभी तक नहीं पता कि छोटे बच्चों के साथ किस तरह कैसा सलूक किया जाता है। बेबेरा साहब का इस्तेमाल किए, मारूम, इस सोच से मारूम है, ये सोच इनको अभी तक इनके ज़हन में नहीं आई कि छोटे बच्चों के साथ इतनी सख्ती नहीं की जाती, छोटे बच्चों को इतना डांट डपट नहीं की जाती, क्योंकि वो इस काबिल नहीं होते इतनी बड़े भी और साथ इतनी परेशानियां भी जीने और डांट डपट भी जीने। घर में बहुत से पालतू जानवर और परिंदे थे, घर में बहुत से जानवर और पालतू परिंदे भी थे जिनको घर में पाला जाता है, जो घर में रह जाते हैं। एक तोता था, कुछ सफेद रंग की मोटी मोटी ईरानी बिल्लियां भी थी जो इस कदर तक मगरूर थी, तकब्बर से बड़ी हुई थी, मस्त थी कि किसी को खातर में ना लाती, किसी का ख्याल ना करती, किसी को लिफ्ट ना कराती, किसी की बात ना सुनती, अपने हाल में मस्त होती। अलबत्ता मेजबान का लफ्ज़ है, इसको कहते हैं हर्फ इस्तदारक। एक छोटी सी बिल्ली, उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है बिल्ली, और उर्दू में इसको गुरबा भी कहते हैं। गुरबा तो एक छोटी सी बिल्ली बड़ी ज़हीन और समझदार थी, समझदार ना कर, बड़ी ज़हीन भी थी, लायक भी थी और समझ भी रखती थी। वो सुबह हमें जगाने आती, सुबह के वक्त हमें जगाने के लिए हमारे कमरे में आ जाती, चुपके से खामोशी से पलंग पर चढ़कर, खामोशी से पलंग पर हमारी चारपाई पर चढ़कर पाँव में हल्की सी गुदगुदी करती। गुदगुदी जिस्म को उंगलियों से छूने के बाद जो हंसी निकलती है उसे गुदगुदी कहते हैं। गुदगुदी करती यानी अपने पंजे हमारे पाँव पर मारती, जगा कर एक कोने में इंतजार करती, जगा कर एक को हमें जगाती और एक कोने में मुंतजिर रहती कि कहीं हम दोबारा सो न जाए। इतनी चालाक बिल्ली, एक जानवर होते हुए भी उसको इतनी सोच है उसको कि वो जगाने के लिए आती थी और पलंग पर आस्ता से चढ़ती और पाँव को जो है अपने उन पंजों के साथ जो है उन पंजे रगड़ती ताकि हम जाग गए, और फिर देखती सो न जाए, उधर ही बैठी रहती उस वक्त तक कि हम जिस वक्त तक जाग नहीं जाते। बड़े कमरे में कुछ कालीन थे, कालीन तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में से बालीचा भी कहते हैं। इतने खूबसूरत के उन्हें फर्श पर देखकर हमें बड़ा अफसोस होता। वो कालीन इतने खूबसूरत थे कि हम कहते हैं इनको फर्श पे नहीं डालना चाहिए था, ये फर्श पर डालने की चीज़ नहीं है, इतने खूबसूरत थे। वस्त दरमियान में जो बड़ा कालीन था, बड़ा गालीचा था,
उसका कुछ हिस्सा जल गया था। दरमियान में एक जो बड़ा कालीन डाला हुआ था, बाद कालीन के ऊपर भी छोटा सा कालीन डालते हैं, तो दरमियान में एक छोटा सा कालीन डाला गया था, उसका कुछ ऐसा जल गया था, किसी तरह जल गया। इस तरह के वहां पर ना सोफा रखा जा सकता, ऐसी जगह से जला कि उधर सोफा भी नहीं रखा जा सकता था क्योंकि दरमियान था। ना कोई मेज रखी जा सकती थी ताकि मेहमानों को ये जली जगह ना नजर आए। जब कभी कोई मेहमान आते तो वही अक्लमंद बिल्ली उस जले हुए ऐसे पर बैठा दी जाती। चूंकि कालीन दरमियान से जला था, वो बुरा लगता था, और तो उसको मेहमानों से बचाने का कि वो देख ना पाए कोई हाल नहीं था, इसलिए उस बिल्ली को उस पर बैठा दिया जाता। वो कुछ इस अंदाज से, कुछ इस तरीके से वहां बैठती जैसे इसे किसी की भी परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं, यानी इसे किसी की फिक्र ही नहीं, अपने आप में मस्त होकर उस जले हुए ऐसे पर बैठ जाती। उसे लाख बुलाते, लाख का मतलब है लाख बुलाना कसरत कनाया, मैंने आपको 100 दफा समझाया है, आप बात नहीं आते, तो इस तरह करने को कसरत कनाया कहते हैं। उसे लाख बुलाते यानी अपनी तरफ बुलाते, उठ के आ जाए, बेराते, दिल खुश करते, चमकाते, प्यार करते, फुसलाते, फरेब देते, धोखा देते कि यहां से उठ जाए। लेकिन वहां से तब तक नहीं हिलती जब तक वो सब चले न जाते। उस वक्त तक बिल्ली वहां पर कोई अरबा उस पर कामयाब न होता, वहां बैठी रहती। मेहमान चले जाते फिर वहां से उठती। बाहर वालों में से किसी को पता तक ना था, बाहर से आने वाले जो लोग थे उनको कभी खबर ना हुई कि ये हमारे घर का जो खूबसूरत कालीन है यहाँ से जला हुआ, जिसके ऊपर बिल्ली बैठी हुई है। अगले इतवार को हम सुबह से शाम तक पानी में बंसियां, कुंडियां, हिंदी जबान का लफ्ज़ है, डाले बैठे रहे, लेकिन कुछ ना मिला, यानी एक भी मछली पकड़ी ना गई। वापसी पर बाजार में मछली वाले से बड़ी बड़ी मछलियां खरीदी गई। जब वापस आए तो बाजार से बड़ी बड़ी मछलियां हमने खरीदी पैसों की और बावर्ची के हवाले की गई। लाकर बावर्ची खाने में बावर्ची को पकाने वाले को कुक दे दी गई कि इनको पकाओ। इत्तेफाक से उस शाम को सब कहीं बाहर मौजूद थे। अचानक उस शाम को सब बाहर की दावत पर गए हुए थे, किसी ने उनको बुलाया हुआ था। घर में सिर्फ मैं वो रूफी थे और एक बुजुर्ग का नाम राइटर ने लिखा कि उस बुजुर्ग का इनसे क्या रिश्ता था। बुजुर्ग काबिल एहतराम बूढ़े शख्स जो नन्हे मियाँ को साथ बिठाकर खाना खिलाया करते थे। ये बुजुर्ग जो थे, ये बड़े आदमी जो थे, बूढ़े आदमी, ये नन्हे मियाँ को जब खाना खाते तो उन्हें भी साथ बिठा के खाना खिलाते थे। रात के वक्त बुजुर्ग को अच्छी तरह दिखाई ना देता था, रात के वक्त वो अच्छी तरह देख नहीं सकते थे, उनकी नजर कमजोर थी। नन्हे मियाँ पहले दस्तरखान पर बैठते, नन्हे मियाँ जब उसके पास खाने के लिए दस्तरखान पर बैठते, खवान कहते हैं गिलास खाने को और दस्तर कहते हैं उस कपड़े को जिस पर खाना चुना जाता है। तो नन्हे मियाँ जो है पहले बड़े मुतमईन होकर बड़ी खुशी से दस्तरखान पर उनके साथ बैठ जाते हैं। जहां खाने चुने हुए थे वह उनके साथ बैठ जाते खाने के लिए, फिर खामोशी से उठ जाते क्योंकि उन बुजुर्गों को नजर नहीं आता था, लिहाजा उनको पता ही ना चलता कि नन्हे मियाँ उठ के चले गए दस्तरखान से। उधर बिल्लियां कतार बांधे क्यों लगाए जुड़ी हुई मिली हुई मुंतजिर होती, इंतजार करती और बड़े इत्मीनान से साथ आ बैठती और बड़े मुतमिन होकर आकर जो है उन बुजुर्गों के पास बैठ जाती। वो से यही समझते कि नन्हे मियाँ साथ बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं चला कि बिल्लियां आकर बैठी हैं, नन्हे मियाँ उठ के चले गए हैं। चुनांचे वो बार बार बिल्लियों से कहते, बरखुरदार भूखे मत रहना, खूब खाओ, भूखे नहीं रहना। यानी वो किसको मुखातब करते थे? वो नन्हे मियाँ को मुखातब करते थे। बरखुरदार का मतलब है बेटा फरजंद, चीजें खाने की चीजें उठा कर उनके सामने रखते, किसके? नन्हे मियाँ के।
लेकिन हकीकत में बिल्लियों के सामने रखते, ये चखो यानी ये खाओ बर्फदार यानी नन्हे मियाँ ये खाओ। उधर बिल्लियां बड़े सुकून से खाती और उस जगह पर बैठी हुई बिल्लियां बड़े आराम के साथ वो चीजें खाती रहती। चुनांचे हमारी खरीदी हुई मछलियां इसलिए हमारी खरीदी हुई मछलियां उस रात बिल्लियों ने खाई। उस रात क्या हुआ, जो भी हमने मछलियां खरीदी थी उस रात वो नन्हे मियाँ ने नहीं खाई, उठ गया मछलियों ने खाई, तो बिल्लियों ने खाई। अगली मरतबा हम झील पर गए, अगली बार जब हम झील पर गए और वापस आते वक्त मछलियां खरीद कर लाए, अगली दफा फिर भी गए और फिर भी वापसी पर उधर तो मछलियां झील में होती नहीं थी, लिहाजा वापसी पर हम और मछलियां खरीद कर लाए। तो जब न जाने किसके मशवरे से मछलियां डॉक्टर साहब यहाँ भेज दी गई, पता नहीं किसने ये मशवरा दिया कि मछलियों को डॉक्टर साहब को भेज दो, उसके घर में भेज दो। लिहाजा मछलियां डॉक्टर साहब के घर में भेज दी गई। पहली दफा बिल्लियों ने खाई, दूसरी दफा डॉक्टर साहब के पास के घर में भेज दी। इससे अगली मरतबा इंजीनियर साहब यहाँ भेज दी गई। तीसरी दफा जब हम बाजार से मछलियां लेके आए तो वो मछलियां इंजीनियर साहब के घर में भेज दी गई। और फिर आखिर क्या हुआ, 100 दिन चोर का, एक दिन शाहिद का, एक दिन शाहिद का गवाही देने का, यानी चोर कब तक बचा रहेगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि सबके सामने मछली वाला हिसाब लेकर आ गया। सबके सामने जो हमने मछलियां खरीदी थी, जितने पैसे बनते थे वो पैसों की चिट लेकर पहुंच आया। हमारा जेब खर्च खत्म हो चुका था और मछलियां उधार आ रही थी। हमारी जो पॉकेट मनी मिलती थी, जब खर्चा मिलता था उसकी हम मछलियां खरीद कर लाते थे, वो खत्म हो गए थे पैसे और मछलियां अब भी हम कर्ज ला रहे थे। सबको पता चल गया कि मछलियां झील के से पकड़ कर नहीं लाते, बल्कि ये मछलियां वापसी पर झील से वापस आते हैं तो बाजार से कर्ज लेकर आते हैं। हमारा खूब मजाक उड़ा, तरह तरह की बातें उन्होंने हमारे साथ की, बड़ा मजाक उड़ाया हमें, बड़ा तंग किया हमें कि ये क्या तुम करते रहे हो। हमें हिदायत की गई कि आंध्र झील पर ना जाया करें। फिर घर वालों ने उसके बाद हमें हिदायत की कि आइंदा के बाद झील पर नहीं जाना, इसके बाद कभी झील पर ना जाना। हम वहां बाज वक्त जाया करने जाते हैं, यानी आप लोग अपना वक्त जो है कीमती वक्त, पढ़ने का वक्त, स्टडी का वक्त जाया करने की खातिर एक बहाने से मछलियां पकड़ने के लिए चले जाते हैं। आइंदा के बाद कभी ना जाना। जब वहां मछलियां हैं ही नहीं तो फिर आप क्यों जाते हैं। तो ऐसे जब मछलियां नहीं तो आपका जाना जो है बिल्कुल बेफायदा है, बेसूद है, उसका कोई फायदा नहीं। एक और इम्तिहान आ रहा था, इसके बाद पहले इम्तिहान से तो हम बच गए, अब एक और इम्तिहान आ रहा था। हमें जायद काम करने को कहा गया, यानी डेली रूटीन के मुताबिक हम जो काम करते थे उससे भी ज्यादा काम करने का हमें कहा गया। इसके साथ ही क्लास आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह।